सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जी का जो 21 फरवरी को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भावी कार्यक्रमों के बारे में बहुत ही एक सारगर्भित और एक मायनेपूर्ण अभिभाषण दिया। मैं समूचे सदन की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य में विगत वर्ष में जो विकास हुआ, उसके ऐतिहासिक कार्य हुए, अंत्योदय को हासिल करने के लिए हमने जितनी प्रकार की योजनाएं सब बनाई, प्रदेश के और संचना में भी जो विकास का काम हुआ, भविष्य के विकास का जो हमारा विजन है, उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। इस अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने निश्चित रूप से आलोचना भी की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं और कहीं कहीं दबी जबान में किसी विपक्ष के हमारे मित्रों ने भी उसको सार्थक भी कहा है। कुल मिलाकर के आलोचना हो, कोई बात नहीं, स्वस्थ आलोचना का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का एक मुख्य काम होता है सरकार के कामों में आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना, एक आगे बढ़ने के लिए कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताना। जहां तक इस विषय का मामला है, इसके लिए मैं जरूर स्वागत करूंगा, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही एक अलग अंदाज में, अलग शब्दों में कहे जाते हैं, चालाकीपूर्ण व्यवहार भी बताया जाता है और कहीं ना कहीं ऊंचे सपने, ऊंची उड़ान देखने की बात भी उनकी रहती है। अब जोर शोर से बोलते हैं और उस बोलने में कभी कभी उनको लगता है कि इसका हमारा जो उद्देश्य है, जनता जो देख रही है, वो पर्पस पूरा होता है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुल मिलाकर जो बोले वो रद्दी में बिके, वो बिके हैं। जो बोले हैं वो बिके हैं और छपने के लिए बोले हैं। कुछ देर क्या करेंगे? कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कुल मिलाकर का और दर्जो जो मामला मतलब गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे हैं। लोगों के स्टाइल को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन है उसकी, कैसे वो तो आप अपने संस्कार, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन ये गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है। धन्यवाद अभिभाषण का आप उसमें हंसी मजाक जो है वो कितना भी सीरियस ना हो तो हंसी मजाक नहीं है जी। हरियाणा में तो जो है ना, चारों तरफ जो है लोग तराई कर रहे हैं। हंसी मजाक मत करो। अब वही तो कह रहा हूं कि आपको बोलना बोलेंगे। कोई नहीं, कोई बैठ जाइए। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। आप एक बात सुनो मेरी, मैं सुन रहा हूं। आप के अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तान। चलिए ये हो गया। अब बोलिए ना। अब कादियान साहब अभी आप बोलिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। नहीं, अभी आपकी कल 2 दिन से देखिए कहीं। हाँ, बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। आपसे ही कह रहा हूँ कि
बी एन ऑर्डर। मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2 दिन की चर्चा से का समापन है, थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से, थोड़ा एक दूसरे से बहुत हो रहा है। आपको भी पता, मुझे भी पता, आपको भी पता, मुझे भी पता। जिम्मेवारियां मेरी भी हैं, मेरी जिम्मेवारी की बना मैं नहीं बोलता हूं कभी, मेरी जिम्मेवारी है पूरी। आपका जो काम है आपने किया, अब सुनना चाहिए। 2 दिन तक सुनना, 2 दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है। कई सुझाव रखे गए, उनको भी सुन लीजिए आप। कई सुझाव रखे गए, मैंने बताया जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की हैं। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी, वो आपको बता भी दिया जाएगा, ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिए तो अगले दिन हो जाने वाला है। बहुत से विषय होते हैं, आपको पता है, कभी आपने भी सरकार चलाई है, उस समय भी कठिनाई आती थी, आज भी जो कठिनाई आती है सब बताई जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक बात है आपकी, बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले बहुतों की मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती हैं, आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे कठिनाइयां रहेंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला, उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई हैं, उन सब के ऊपर मुझे चर्चा एक एक मांग पर करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं, कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं, आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें, जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है, वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी, ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती, एक प्रश्न है। कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है, और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है
कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए थे और अभी पंचायतें बनी हैं। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि किसी ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है, जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो JE लेवल पर बनेंगे, वो SDO लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो JE हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न उनकी मर्जी चलेगी न सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां JE भी होगा, SDO भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, BDPO भी होगा। जो छोटे काम है, बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में, बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा। आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया, और जब प्रस्ताव बन के आया
तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा, वो करेगा। मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं, इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बीडीओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो, इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, वो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो। देखिए हमने हम भी आप इलेक्टेड हम अपने आप पे विश्वास क्यों खत्म करें? मैं विश्वास कर रहा हूं। ई टेंडरिंग एक घोटाले में होगा, कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता, कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं चलता। कोई पोर्टल चला है, कोई पोर्टल चलता है, मैं इस विषय में तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ डेटा गलत आता है। आपने देखा, चाहे पहचान पत्र हो, कोई हो, अब इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है चर्चा ये। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक समय मुख्यमंत्री रहे 9-10 साल। पिछले साल का बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का हमने पारित किया, तो क्या वो पैसा मेरे साइन से खर्च होता है? नहीं खर्च होता। कैबिनेट वो वहां पंचायत से पास होगा, पंचायत से पास होगा। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना, ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिया उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। सरकार के किसी मंत्री को अधिकार है 2 लाख का? नहीं है। सारा दिया उसका बजट, मैं क्या करूं, उसका बजट आज की डेट में, आज आप पीडब्ल्यूडी भी सारा ई टेंडरिंग से होता है ना, सब करप्शन खत्म हो गई वहां। क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई ना भ्रष्टाचार। हाँ, काफी लगाम लगी है। मैं कहता हूँ काफी लगाम लगी है। ठीक है, फिर तो लगे रहो। काफी लगाम लगी है। और इस बार तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट बैठ जाओ मेवात सिंह जी। नहीं, बीच में विधान नहीं, ऐसा नहीं कोई बोल सकता ना। बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपने 2 दिन बोलते रहे। हुड्डा जी बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपने जो बोलना था बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। मलिक साहब कुछ नहीं। मलिक साहब को बैठाइए, मलिक साहब को बैठाइए। ये क्या, इन्होंने 2 दिन लगातार चर्चा की है। अब ऐसा तो आप बोल चुके। मलिक साहब बिल्कुल नहीं, मलिक साहब को बैठा दीजिए, मलिक साहब को बैठाइए। मलिक साहब प्लीज बैठा दीजिए। मैं बहुत लिहाज करता रहा हूं, हर बार लिहाज करता रहा हूं, कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। आपको बोलने का बहुत मौका मिला, आगे आएगा तब बोलना, फिर बोलना, लेकिन बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। मर्यादाएं बना के रखो विधानसभा की, इस सेशन की मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें कहीं कोई गलत बात अगर है तो उनको बताएं कि ये सिस्टम गलत सिस्टम है। हाँ, सुनिए, हमारे समय में भी जो गड़बड़ हुई मैं बता रहा हूं। मैं गड़बड़ बता रहा हूं, अपने समय की गड़बड़ बता रहा हूं। सुनिए, मैं गड़बड़ बता रहा हूं। क्या हुआ पिछले सालों में, हम भी बहुत देर में ध्यान में आती बातें, नहीं तुरंत ध्यान में आती। टेंडर हुआ मानो 100 करोड़ का, बाद में उस 100 करोड़ में हो सकता है उस समय वो काम 125 करोड़ का हो, लेकिन मिल मिला करके किसी आदमी ने L1 पर 100 करोड़ में ले लिया। अब क्योंकि नियम है L1 का आएगा लेके जाएगा। बाद में वही टेंडर वर्क, क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ये दिखा करके ज्यादा उसको बढ़ा लिया, एनहांसमेंट दिखा के ये ज्यादा कर लिया। 100 करोड़ का काम 125 करोड़ 150 करोड़ में अपने आप ले गए। अरे सुनिए ना, अब उसको आगे सुनो। अब हमने तय कर दिया है
कि पहली बात तो एस्केलेशन क्लॉज तो सब में होगा ही, क्योंकि आज रेट एक चीज का कोई है, 6 महीने बाद जब उसने काम करना हो सकता है 5% 10% बढ़ जाए, बढ़ना स्वाभाविक है। मार्केट रेट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम एक्सक्लेशन क्लोज नहीं लगाएंगे तो पहला ही टेंडर अपने आप 10% वो मान करके कि रेट शायद 10% बढ़ जाएगा वो लगाएंगे। और अगर 6 महीने के बजाय वो टेंडर 1 साल बाद चला गया, 1.5 साल बाद चला गया, तो वो अपना ईएमसी छोड़ के भागेगा कि मैं 2% पैसा है, छोड़ो, क्यों काम करो, घाटा हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने क्या किया कि अभी 3 महीने पहले हमने जितने भी 10% से ज्यादा एक्सलेशन हुए थे और अभी काम चल रहे हैं, उनकी सबकी पेमेंट रोक दी। लगभग 500 टेंडर ऐसे थे सब विभागों के, वो एचएसवीपी है, एचएसआईडीसी है, पीडब्ल्यूडी है, यूएलबी है, रूरल डेवलपमेंट है। सुनिए, पहली बात सुनिए पूरी। अंदर नेगोशिएशन में 25%, मैं तो कह रहा हूं, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 25% इंक्रीज है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं डीएनआईटी के बाद 25%। वकील साहब, मैं मान रहा हूं ना, मैंने बात मान ली और इस ऊपर क्या है, मैंने मानी, लेकिन जो काम हो गए हैं उसका आज कुछ निकालेंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा अगला पिछला। हमने तो अभी जिनकी पेमेंट नहीं हुई उनको रोका है। रोकने के बाद इन सारे 10% से नीचे तो हमने अलाउ कर दिया, 10% से ऊपर एक्सलेशन या किसी प्रकार से हुआ है उसकी जांच सेक्रेटरी लेवल पर होगी, और सेक्रेटरी लेवल पर होकर के अगर वो सेटिस्फाइड हैं, मानो 10 का 12, 15, 20 हो गया तो वो वहां क्लियर करेंगे। इससे ऊपर अगर हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो हमने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो एक्सप्लेन करने के बाद ठीक नहीं पाया जाता तो संबंधित अधिकारी या ठेकेदार या जिसका भी दोष होगा उसको पढ़ के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको खाली छूट, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें भी छोटे काम ने दे दिए हमने तो। और फिर उसके बाद भी 25 लाख से ऊपर के भी काम होते हैं वहां, उसके लिए ऊपर का अधिकारी, और उसकी तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इंजीनियरिंग वर्क्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो वही करेंगे, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल वो सरपंच या कोई चेयरमैन या आप में हर में ऐसे नहीं कर सकता। टेक्निकल अप्रूवल टेक्निकल आदमी को ही करनी पड़ेगी, नहीं होती है, उसी में परेशानियां ज्यादा है ना। तो खैर कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया, और देखिए भ्रष्टाचार की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के अंदर आप जरूर हमारा साथ देंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है। इसी में जहां तक क्वालिटी की बात है, एक हमारे सम्मानीय सदस्य ने क्वालिटी की बात उठाई थी, उसका मेरा यह कहना कि हमने एक अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाई है, अभी कुछ महीने पहले बनाई है, शायद उसका नोटिफिकेशन हो गया होगा या कुछ दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। जो भी काम चलते हुए काम है उन सब में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी वो जाके चेक करेगी, उसके सर्टिफिकेट के साथ ही पेमेंट्स होंगी, अन्यथा पेमेंट्स नहीं होंगी। एक कल हमारे कुलदीप जी बैठे हैं, कुलदीप वत्स जी ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था। अब मैं उसका उत्तर तो कल जो देना था दे दिया, लेकिन जो उन्होंने बंडल दिया था उस बंडल का सारा जवाब कुलदीप जी अगर हैं, नहीं वो विषय तो वही था आज के उस यानी प्रश्नों में भी आज के जो विषय वो भी उठाए हुए हैं, तो आप लोग कुलदीप वत्स को दे सकें, लीडर ऑफ पोजिशन को दे देता हूं, नहीं तो स्पीकर साहब को देता हूं, उनको दे दिया जाए। जो कल उन्होंने बंडल दिया था उसका जवाब, आप नहीं थे उस समय। परिवार पहचान पत्र में जो खामियां हैं उसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा, ये बंडल उनको दे दिया जाए। और उसमें बड़े अजीब अजीब इसमें भी जो शिकायत की चीजें निकली हैं, इनकम टैक्स पेयर की शिकायत हमें आई हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की शिकायत आई हुई है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी ग्रीवेंसेस जिनकी सॉल्व नहीं हुई है वो भी आए हुए हैं, उसको हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं, और मैंने बताया अभी 50% उसमें चीजें बाकी हैं जो भी सॉल्व नहीं हुई हैं, उनको हम जरूर करेंगे। ऐसे ही संस्कृत पोस्ट की बात हमारे रामकर गौतम जी ने ये विषय उठाया था, तो कल ही आपके विषय उठाने के बाद आपको ध्यान में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट हो गई है, और उस एडवर्टाइजमेंट में संस्कृत अध्यापक की, क्योंकि पहले से तैयार थी, वो संयोग से कल इन्होंने विषय उठाया, कल ही एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो 714 पोस्टें उसमें टीजीटी की संस्कृत की, और कुल 7471 टीजीटी टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है। हाँ, इसमें मेवात की अलग से 1252 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, और 100 पोस्ट में उर्दू की भी है। तो ये कल का ही नया विषय। हमारे नीरज शर्मा जी ने एक विषय उठाया, बड़ा मतलब
अलग अलग कंट्राडिक्शन थी। इन्होंने कहा कि हमारे यहां तहसील बनाई जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम देते हैं, इसलिए रेवेन्यू देते तहसील हमारे यहां होनी चाहिए। और साथ में ये कह दिया कि हमारे यहां कूड़ा घर स्थापित न किया जाए। अरे कूड़ा भी तो वहीं से है, वहीं देते हैं। जो कूड़ा देते हैं उसकी सफाई के लिए कूड़ा घर भी वहीं का ही बनेगा। अगर तहसील की मांग करते हैं तो फिर कूड़ा घर की मांग छोड़ें, मतलब उसको नहीं बढ़ने देंगे, ये मांग नहीं करनी है। कि कूड़ा आज हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर घर से हम ही पैदा करते हैं, हम ही उसको इकट्ठा करेंगे, हम ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। आज ये जो कूड़ा है, यानी वेस्ट इज वेल्थ नाउ, वेस्ट इज एनर्जी नाउ, नई टेक्निक के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं। ट्रांजिशनल फेज है। इस ट्रांजिशनल फेज में कुछ प्लांट्स लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं। हाँ, जब तक लगेंगे नहीं तब तक कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। एनजीटी की नजर है खास करके एनसीआर पर। एनसीआर पर कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं कमजोर पाई जाएंगी तो वो हमें जुर्माना भी करते हैं। हो गया। नाम तो आप बोल रहे हैं इसलिए लिया। आप ना बोले, आप ये कह दो मैं नहीं बोला, आप ये कह दो, अरे आप ये कह दो आपने विषय नहीं उठाया ये। मैंने अरे नहीं भाई, आप एक ही बात बता दें, नीरज जी एक ही बात बता दें, एक बात हाँ ना में कर दें, क्या इन्होंने ये विषय कल नहीं उठाया? क्या ये विषय नहीं उठाया? आपके विषय में तो उत्तर है। उठाया तो मैं जवाब दिया, बैठ जाओ। अरे भाई मैंने जवाब दिया। वो तो लगेगा, तो जहां कूड़ा होगा वहीं लगेगा। अच्छा, आप जहां कूड़ा आप होगा विधानसभा में कूड़ा डालना बंद कर दो, घरों में रखो। मैं कह रहा हूं कूड़ा अपनी विधानसभा में लोगों को घरों में रखें, ना भेजे कहीं और। चलिए, एक विषय अभी आया, एक विषय अभी आया, वो आया है एजुसेट टीचर्स का। अभी भी हमारे शायद प्रदीप जी ने उठाया, किसने उठाया, तो मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये विषय हमारे ध्यान में है, क्योंकि पहले पार्ट टाइम 4-4 घंटे के लिए थे, अब इनको फुल टाइम किया है। इनका वेतन जरूर 7,000 था, लेकिन अब इनका वेतन हम एचकेआर में, क्योंकि थे तो सारी आउटसोर्सिंग के, ये एचकेआर में इनको शिफ्ट कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन ले ली गई हैं और उसमें लेवल 1 की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो जो न्यूनतम 14,000 है, वो जरूर मिलेगी। अब इनको मल्टीपर्पज वर्कर ये कहा जाएगा, एजुकेट चौकीदार नहीं कहा जाएगा, मल्टीपर्पज वर्कर, क्योंकि उसमें चौकीदार के अलावा भी दिन में जो स्कूलों में काम होंगे वो सब कराए जाएंगे। एक विषय है खिलाड़ियों के कोटे का। खिलाड़ियों के कोटे में इतना ही कह रहा हूं कि इसमें शायद कोई कंफ्यूजन हो गया है कि हम केवल 4 विभागों में ग्रुप सी को 3% देंगे, बाकी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, नोटिफिकेशन क्या है मैं बता रहा हूं ना। नोटिफिकेशन कि जितनी ग्रुप सी की नौकरियां होंगी, जो भी पिछले साल में ग्रुप सी की नौकरियां दी गई हैं, उसके अनुपात में जनवरी में ही 3% उसका टोटल सी का वो संख्या एडवर्टाइज की जाएगी। और उनको नियुक्तियां 4 विभागों में इसलिए दी जाएंगी कि स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी योग्यता के आधार पर आगे आ रहा है, उसकी योग्यता, पहली योग्यता स्पोर्ट्स की है। और स्पोर्ट्स में उसका काम कितना उपयोग सरकार कर सकती है, वो या तो होम डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, वहां स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, या एजुकेशन में कर सकते हैं, या हमारा स्पोर्ट्स का बड़ा ग्रुप है पावर डिपार्टमेंट में, वहां भी खेल खूब होते हैं। इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट्स खेलों में आगे बढ़ने के लिए अपनी टीमें बनाएंगे, उनको प्रारंभ में तो इसी में से डेपुटेशन पर देंगे। और अगर किसी डिपार्टमेंट ने स्थायी खेलों में से, खिलाड़ियों में से कुछ अगले कोच बनाने या कुछ और काम करने उसकी डिमांड करेंगे, तो वो कोच वहां सैंक्शन करके फिर 4 में 5, 6, 7 यूं जुड़ेंगे। आज की डेट में 4 विभाग ऐसे हैं, नंबर वही रहेगा जो ग्रुप सी का 3% है, उसमें नंबर में कहीं कमी नहीं आएगी। ये स्पष्ट मुझे करना था। ग्रुप डी का भाई खेल नहीं, पहले मतलब वो आदमी खेल के नाते से आता है और बिना कंपटीशन के वहां आता है। ग्रुप सी में जब उसको क्लर्क की सीट पर बैठाते हैं, वो कहता मुझे तो नहीं आता कुछ भी। नहीं, अगर पढ़ा लिखा योग्य होगा, रखी है ना, बेसिक में भी क्वालिफिकेशन साहब, बेसिक में भी एक कंपटीशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन में भी नौकरियों में कंपटीशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन पास करके आया 33 या 35% में, तो 33-35% वाले के सामने जो 60% या 65% वाला योग्यता का सिलेक्ट होके आया है, उसके सामने वो टिक नहीं पाता है। इसलिए उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उस एम्प्लॉयमेंट में उसको अपने
जिसमें योग्यता उसकी ज्यादा है हम उसका उपयोग करेंगे तो वो भी अपना सेटिस्फाई रहेगा, वरना वो तो वहां बैठागा भाई मैं तो खेल के माध्यम से आया, मुझे तो कुछ नहीं आता, और है ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सिस्टम सुधार करने के लिए किया है। हाँ, उसके 3% कोटे में से हम कम नहीं करने वाले, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी प्रकार एक विषय कल हमारे विधायक महोदय ने उठाया था, एसपीआई रैंकिंग। नीति आयोग के द्वारा साल में एक बार एसपीआई रैंकिंग कराई जाती है और उस रैंकिंग में कम से कम 100 पैरामीटर्स होते हैं, तो एक दो नहीं होते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग, और बाद में फिर कंपोजिट होता है। अब जब कंपोजिट होता है वो एक एवरेज सर्कल लिया जाता है। अलग अलग पैरामीटर्स में किसी पैरामीटर में हम 90% पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर हम 35 पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर 50 पर होंगे, किसी पर 60 होंगे। लेकिन जो कंपोजिट रैंकिंग है, जिस भी बंधु ने ये विषय उठाया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी ने उठाया, इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि जो कंपोजिट है उसमें जो बड़े प्रदेश हैं, 19 बड़े प्रदेश हैं देश के। छोटे प्रदेशों का अपना एक सिस्टम रहता है, उनकी कैटेगरी भी अलग बनती है, लेकिन इसमें 19 में हम 6ठे स्थान पर हैं। हमारे से आगे तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, ये 5 हमारे से ऊपर है, 6ठे हम हैं। और इसके बाद 13 हमारे से पीछे, और 13 हमारे से पीछे उनके भी नाम बताना चाहूंगा। उसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार और झारखंड है। ये प्रदेश हमसे पीछे हैं। एक एसपीआई रैंकिंग होती है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन इंडेक्स होता है। उस रैंकिंग में एक दो चीजों में हम 35-36% भी हैं, लेकिन मैंने बताया सारा कंपोजिट है। अगर हम कोई खराब चीज बतानी तो अच्छी चीज भी हम बताएं, तो हम कई चीजों में बहुत अच्छे हैं। 90 में अगर जिलानुसार भी उसमें रैंकिंग है, जिलानुसार में 6 उसमें टायर हैं, 6 टीयर्स, टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जिले देश भर के वो आंके गए हैं। तो हम फर्स्ट टीयर में तो हमारा कोई जिला नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड टीयर में हमारे उसमें से 20 जिले हैं। टीयर 2 में 8 जिले हैं, टीयर 3 में 12 जिले हैं, 4 में 1 है, 5 में 1 है। तो ये हमारा बहुत अच्छी स्कोर है, हमें इसमें अपना संतोष व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये हैं। जहां हम नंबर 1 पर वो भी बताएंगे, लेकिन जहां अभी नंबर 2, 3, 5, 6, 8 पर हैं, वो भी हमको बताना ही है। इसको कैसे इंप्रूव करना है, इस पर हम एक एक चीज को ध्यान करेंगे और इसको हम आगे ठीक करेंगे। एक विषय बार बार महंगाई, गरीबी, ये विषय भी आता रहा है। अब इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जहां तक महंगाई का विषय है, ये अपने अपने तरीके से सब बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग कर्मचारियों का डीए ये हर साल महंगाई के आधार पर बढ़ता है, महंगाई के आधार पर बढ़ता होगा डीए। और डीए के पैरामीटर्स एक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, पता नहीं कितने पैरामीटर्स हैं। कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे कम से कम कर्मचारी उसको उसी समय पकड़ते हैं कि ये इसका पैरामीटर कम क्यों कर दिया, इसका ज्यादा क्यों कर दिया, हमारे हाथ में नहीं है। और हर 6 महीने बाद उसकी डियरनेस अलाउंस की किस्त जारी होती है, कितने % आगे बढ़ेगा। अब मैं 2 आंकड़े बता रहा हूं, और ये हर 10 साल बाद उसका बेस रेट होता है, उसके बाद अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। एक बेस रेट था 2006 में, उससे पहले 1996 में था, फिर आया 2016 में, अब आएगा 2026 में। उस सारे को मिला करके 100 कर दिया जाता है, फिर 100 से वो % बढ़ती है उसकी। 2006 में 100 था, उसके बाद हर 6 महीने बढ़ते बढ़ते जनवरी 2013 में, क्योंकि अब 23 में है तो इक्विवेलेंट डेट है 2013, जनवरी 2013 में, अगर हम में से किसी को पता हो नहीं पता हो, लेकिन मैंने जो जानकारी ली है 80% महंगाई हो गई थी। DA was 80% डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2013, 80%। और अब DA 2016 के बाद, अभी जनवरी का तो डिक्लेयर होना है, जो इससे पहले का था जुलाई का, 1 जुलाई, हमारे कर्मचारी बंधु सब जानते हैं। 1 जुलाई का जो डिक्लेयर्ड था वो था 38%, और अगर ज्यादा करेंगे जनवरी में तो 41 हो जाएगा। यानी अब DA का रेट 41% है। हमें पेंशन वाले जो है ना, पेंशन लेते हैं, या हमें तो तनख्वाह अपनी रेगुलर मिलती है, लेकिन जो हमारे MLA हैं उनको इसी ढंग से DA भी मिलता है, तो यह 41%।
यानी उस 6 साल के वक्फे में 7 साल 6 से 13 80% महंगाई, और अब 16 से लेकर 23 तक 41% महंगाई। इट इज नियरली हाफ, समझ रहे हैं? तो ये सारा महंगाई का विषय है। तो महंगाई के बारे में ये जो आदत होती है, गरीब गरीब गरीब, महंगाई गरीब महंगाई, अरे गरीबी को तो आप लोगों ने पल्ले से छोड़ा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी है उसका तुलना कर रहा हूं आपको। 6 से 13 आप लोगों के शासन, सेंटर में भी, स्टेट में उस समय 80%, नहीं 14 का मैं तो कह रहा हूं, 16-14 में। अच्छा 14 का आंकड़ा, वैट क्या था ये बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूं, डीजल पे वैट कितना था स्टेट का, देखिए कितना कर दिया महंगाई का। देखिए अगर कोई चीज 100 रुपए का रेट है और वो 200 रुपया हो जाए तो 100% महंगाई होगी। और अगर रेट फिर 200 है, 200 के बाद 100 बढ़ जाए तो क्या 100% होगी? वो 50% ही होगी। किस चीज पर महंगाई हो रही है? आखिर कोई एक समय था जब हमारा बजट भी शायद 2000-3000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था 66 में। आज 2022 का बजट हमारा, 22-23 का 1,70,000 करोड़ हुआ। तो ये आगे चल करके यहीं थोड़ी खड़ा रहेगा, ये कई लाख करोड़ रुपए तक भी जाएगा आगे। तो ये तो इन्फ्लेशन रेट जो है लगातार उसमें जुड़ते जुड़ते एक सिस्टम चलता है। इसलिए आप 100 रुपये उस समय था, 100 रुपया, ये ना गिनो कितने % बढ़ा, इसका सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए उस मुकाबले में हम आधी महंगाई हमारे यहाँ है। अब महंगाई तो वही है, 1 रुपया बढ़ जाए तभी महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी है और उस हिसाब से सबका आमदन इनकम भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती है। तो मेरा ये कहना कि इस विषय पर अब हमेशा एक ही रट लगाते रहना वो ठीक नहीं है, और लगातार हम जो अपना शोर जो मचाते हैं ना, वो किसी एक चीज को लेकर के लगातार चलते रहते हैं। इसी प्रकार से गांव तक की गारंटी वाली बात मैंने बता दी है। उसमें कर्ज, सीएजी की रिपोर्ट कर्ज के बारे में जो बताई गई, अब वो आंकड़े मालूम नहीं कहां से लाते हैं। इन्होंने बताया कि 3,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं फिर से जो पहले आंकड़े मैंने बताए थे फिर से बता रहा हूं, 2021-22 में राज्य का जो बकाया ऋण था 2,23,000 करोड़ रुपए था, और उससे अगले साल में जो अब 21-22 के बाद 22-23 तो अब शुरू हो रहा है। अभी तुम्हारा 21-22 खत्म हो रहा है, नहीं 22-23 खत्म हो रहा है। तो 22-23 में भी हमने उसमें जो हमें 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की स्वीकृति हुई थी, उसमें भी लगभग 30,000 करोड़ ही इसमें और आएगा। 30,000 करोड़ आएगा, लेकिन इसके बदले में साथ में वापस भी होता है। तो वापस होने वाला आंकड़ा उतना कम भी होता है। वापस में जो मूलधन होता है, साथ में इसका ब्याज होता है, वो भी वापस होता है। और ये भी लगातार जो हमारा वजन बढ़ रहा है, हमने 2016-17 से लेके 20-21 तक। अब तो ये ऑनलाइन है, सीएजी का स्टेटमेंट 1 मंगा लो आप। क्या है सीएजी का स्टेटमेंट आप मुझे दे दें, इसका मैं बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा। स्टेटमेंट 1 जो है आपका 2,79,967 कर्जा बता रहा है आपके ऊपर। 2,79,000, आप 3,17,000 बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ लाइबिलिटी में ला गई। ये तो वो आपका आपने इंटरनल डेब्ट बता दिया 2,36,000। लाइबिलिटी कितनी है आपकी? लाइबिलिटी और एसेट्स मैंने सदा बयान दिया है, सब ये कहा है मैंने कोई 100 रुपया किसी को देना है, आप तो 4 लाख के करीब पहुंच 100 रुपया किसी को देना है, 110 रुपया लेना है। आप बजट दोगे ना कल, तो मेरा एसेट है 10 रुपया। आप 100 रुपया गिन के मेरे ऊपर कर्ज बता रहे, ये नहीं है 110 रुपया मैंने लेना, 100 देना, ये तो सरकार के मामले। आज पहले दिन है क्या? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, यू विल क्रॉस जो लोन और लायबिलिटीज बढ़ा के 3.5 लाख को क्रॉस। मैं कह रहा हूँ ना, आप मुझे बताओ, मैं आपका इसका आंकड़ा इसी हिसाब से दे दूंगा। हाँ, आप इसी हिसाब से दे दूंगा आंकड़े में। आप मुझे ये मंगवा दो। ये रहा ना, ये आप मंगवा दो। अब तो ऑनलाइन है, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ऑनलाइन बजट आएगा तो कल व्हाइट पेपर ही, और क्या है ऑनलाइन है बजट जो होता है, व्हाइट पेपर नंबर 1 सीएजी स्टेटमेंट। ये तो जब साल के बीच में कोई द्वंद्व खड़ा होता है, 3 मंगा लो, और जिस चीज पे खर्चा हुआ मैं जहां आपने लिया वो मैं आप दे दीजिए। मैं सारा एक कल ही आपको, कल तो वैसे बजट में काफी चीज आ जाएगी। मंगाओ ना, बैठा रखे वो ये फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, उसको आपके और उनके अंतर थोड़ी होगा। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आपके और उनके अंतर थोड़ी होगा। आप कौन सा काल निकाल कर लाए बताने, कितना कर्जा लिया वो ये सेक्रेटरी फाइनेंस के आंकड़े में बता रहा हूँ।
अब सेक्रेटरी फाइनेंस के आंकड़े मेरे आप सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी जानकारी आप देने के लिए तैयार नहीं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। ये मेरी नहीं है। और तो आप दे दो ना। ये तो ओपन है। आप सीएजी की रिपोर्ट बोलेंगे ना। मैं कह रहा हूँ सीएजी की रिपोर्ट में नहीं है। मेरी एक निवेदन आपसे, उनको ये कह दो कि स्टेटमेंट 1 ऑफ सीएजी, स्टेटमेंट 2, 3, 4 ले आओ और कितना कितना कर्जा लिया है स्टेटमेंट 3 के। देखिए हमें तो इतना पता है, स्टेटमेंट 3 के साथ जो अनेक्स्चर है हमें तो इतना पता है, पता लग जाएगा। हमें इतना पता जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, जो हमारा कर्ज है उसके अंदर है, उसके आंकड़े बता रहा हूं, उसकी परमिसिबल लिमिट बता रहा हूं। उस लिमिट को आप झूठा कर दो तब मेरे से जवाब मांगो। अब आपके आंकड़े कहां के हैं? कल मुझे एक सज्जन, आंकड़ों खेल कल मुझे सज्जन लिमिट आप बताओगे। नहीं आंकड़े बता रहा हूं। कल मुझे आप कहोगे 29 पॉइंट कुछ परसेंट है, अगर असलियत में देखा जाए तो आपका 38 पॉइंट मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ देंगे। कल मुझे एक सज्जन ने एक आंकड़ा दिखाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था SCCC 2011। अब 2011 में SCCC था ही, और उसमें यह लिखा था कि BPL का जो लिमिट थी वो 15,000 रुपये महीने थी। और मैं आज दावे से कह रहा हूं कि वो लिमिट 2011 में 10,000 रुपये महीना थी। 15,000 तो आज हमने किया है। और उसके बाद वो जो आंकड़ा, मैंने उनको कहा कि सिर्फ एक टाइप किया हुआ है, ये टाइप करके नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट का यानी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उसके ऊपर किसी के साइन नहीं है, टाइप करा के कहीं से भी आएगा। मुझे आप दे दो, एक बार मैं देखूंगा। और मैं अभी भी नकारता हूं इसको। हाँ, आप टेबल पर रख देंगे तो मैं उसके आंकड़े को सारी जवाब दे दूंगा आपको कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और कभी भी कई बार ये आंकड़े लेकर के कागज दिखाते हैं, बाद में मांगा जाता तो नहीं, मैं नहीं दूंगा। इसमें क्या संकोच है आपको? अरे एक तो दे दो ना, पेपर तो पता लग जाएगा आपका कि कहां से निकाला गया है। स्टेटमेंट ऑफ सीएजी की है, नहीं आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। नहीं आप ये दोगे तभी तो मैं देखूंगा। नहीं, इनका क्या काम है? आप इसकी फोटो सेट का कर क्या दो। काम है? मैं कह रहा हूं मैं झुठला रहा हूं ना इसको। हेलो, हाँ, फोटो सेट कर लो, फोटो सेट करा के लाओ। कर लो, करो करो, लेके आओ, करो, कुछ तो दो। लो, ठीक है, खैर जा भाई, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा कल। ले लो, फोटो सेट करा के ले आओ। और नेक्स्ट इसका और ये फोटो सेट करा करके हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस को तो जवाब देंगे। हो सकता अभी मेरे भाषण देते देते तक आ जाए, हो सकता तभी तक आ जाए। फ्री के साथ लगा दो। हाँ, फ्री के साथ लगा के सब फोटो सेट करा के लाओ अभी, और जाकर के सेक्रेटरी फाइनेंस को दो। जो सेक्रेटरी फाइनेंस को, और जरा बैठे सेक्रेटरी फाइनेंस को देख लेंगे अभी। नहीं बैठे हैं, बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। अरे भाई मैं सेक्रेटरी तो मेरा अजीज है, उसका तो काम है। मैंने नहीं दिलवाया है, आपने मांगा, मैंने दे दिया। आप सेक्रेटरी को दे दिया। मैंने वापस फाइनेंस को दूंगा। मेरा वापस ज्यादा भाई, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को तुम्हारे घर आगे उसको प्रोसेस भी तो कराएंगे ना, तो मेरा क्या थोड़ी करेंगे उनसे, मेरा रोल क्या उसमें? आई हैव गिवन टू हिम ओनली। हाँ, तो उन्होंने दिया तो मैं तो सेक्रेटरी फाइनेंस को देना है। नहीं, मैंने उसको सेक्रेटरी फाइनेंस को ही देना है। अध्यक्ष, मेरा कोई घर का खाता नहीं है ये। खाता मेरा भी घर का नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार में जो सिस्टम है उस सिस्टम से चेक करूंगा मैं। एक मिनट मुख्यमंत्री, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिसर ही देखे। ऐसे मत करो अध्यक्ष जी, कौन देखेगा? इसकी तहकीकात कराऊंगा सारी। तो वो थोड़ी नकली है, कहां से निकला, किस वेबसाइट पर है, कौन से खाते का है, बात सुनो, सारी चेक कराऊंगा। मेरी बात सुनो। खैर और तो मैं और भी ला दूंगा, लेकिन ये बात आपने कही, मैं नहीं दे रहा था, आपने कहा मेरे को दे दो। नहीं मेरे को तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा, मैंने कौन सी उसकी पुड़िया बनानी हुई? जब मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सदन के सामने घोषणा कर रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को दूंगा, वो इसकी तहकीकात करेंगे, जवाब ला के देंगे, जवाब ला के देने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा। मेरे डॉक्यूमेंट वापस। ऐसा क्या सीक्रेट है? मेरा क्या काम है ये? ऐसा सीक्रेट क्या है? कौन सा घर का काम है? माय प्रोटेस्ट। आई नेवर नहीं ये नहीं हो सकता। ये ऑफिशियल आ गया, रिकॉर्ड पर आ गया, रिकॉर्ड पर आ गया। ये शिष्टाचार नहीं है, रिकॉर्ड पर आया भाई। नहीं रिकॉर्ड वो मंगाएगा, उसका काम ही है ये, उसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। फिर आपके डॉक्यूमेंट को, ये कह दिया, आपके डॉक्यूमेंट को मैं वेरीफाई कहां से कराऊंगा? मैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दूंगा। नहीं डॉक्यूमेंट में मना कर रहा था। नहीं मना क्यों कर रहे थे? जो आप सदन में बोल रहे हैं फिर डॉक्यूमेंट मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं मना यूं कर रहा था, मगर जो सेक्रेटरी का वो सेक्रेटरी को करने दो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। देखिए स्टेटमेंट 1, 2, 3, पब्लिक डॉक्यूमेंट जब कोई आरोप लगाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट स्टेज पर रखा जाता है, टेबल पर, और टेबल पर रखा नहीं जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा फोटो
फोटो स्टार के लिए दिए आपने दिया था, वो तो मेरा कागज ही ले गया। नहीं वो तो आपको मिलेगा। वाह जी वाह, ये मेरा विश्वास है कि मैं आपको कागज वापस दूंगा। अभी आ जाएंगे कागज आपके, अभी कागज वापस दिलवाओ। वापस मिलेगा मेरे और भी ये तो मैं तो कोई कागज अभी वापस मिल जाएंगे आपको। लुट गए क्या कहते, लुट गए? नहीं, असलियत बात है। ओ भाई, कौन ले गया था? नहीं डॉक्यूमेंट साहब वापस दिलवा देना उनको। हाँ वापस आ जाएंगे आपके पास। जब तक ये कागज वापस नहीं मिलेंगे, जब तक वापस नहीं मिलेंगे, सदन को मैं स्पीकर साहब से निवेदन करता हूं कि सदन को उठने ना दे जब तक वापस ना हो। और अगली बात, अगर आप चाहें तो दरवाजा ही नहीं जवाब ना हो तब तक नहीं उठने दे। मुख्यमंत्री जी, इतना तो मेरा में भी है, वापस नहीं होगा तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलने दूंगा, लॉक कर दूंगा। क्या बात हुई? आपको भी नहीं जाने दूंगा। नहीं ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब जवाब देके ही जाऊंगा। चलिए अगले जो विषय पर इसका मतलब गंभीरता इन डॉक्यूमेंट्स में बाकी बची हुई है। नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में अभी कुछ गंभीरता बची हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है कि आनंद आ गया आपकी बातचीत में। नहीं एक आनंद आया आपके वार्तालाप में, और सिस्टम हमको भी ध्यान आ गया। अरे पहले उनको कॉपी दो, पहले उनको दो, कहीं ये सारा छीन ले आपसे फिर। हाँ, एक कॉपी मेरे पास आ गई। ये लो, आ गई जी, अब आ गई। अब दरवाजा खुलेगा, अब ताली बजा दो भाई, वापस आ गई, ताली बजा दो, वापस आ गई। अरे भाई डॉक्यूमेंट वही है ना, बदल तो नहीं लाए? वो वही है ना। असीम गोयल कह रहा है शाही तो नहीं बदल दी। कहीं डॉक्यूमेंट बदल गए हो? डॉक्यूमेंट वही है ना जो आपने दिए थे। क्या पता उसके पीछे भी कौन हो, क्या पता उसके पीछे भी कौन हो। चलिए, एक विषय था कि प्रदेश में फसल खराब हुई है। इसमें खास करके अभी जो इन दिनों में अभय सिंह यादव जी ने और सीताराम यादव ने और कुछ बंदों ने इस विषय को उठाया है, तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि अब जो व्यवस्था है उसको भी हमने बड़ा पारदर्शी किया है। और फिर बात पोर्टल की आएगी, हमने पोर्टल पर कर दिया इसको। पोर्टल के क्या क्या लाभ होंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अंत में। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है हमने, और क्षतिपूर्ति पोर्टल का नियम क्या है कि जब भी कोई नुकसान होता है, बहुत है लास्ट में लिस्ट है मेरे पास, पोर्टल अंत में लिस्ट है मेरे पास, वो बताऊंगा 100 है कि सर डाटा कितना, चलो अभी तो 100 मान लो, 100 हैं, चलते ना चलते का विषय बाद में। तो ये बता रहा हूं, इसकी जरूरत वाला बता रहा हूं। हाँ, जरूरत वाला। चलो आज कम से कम आप इस बात पर आ गए, बहुत अच्छी बात है कि जितना जरूरत हो उतना जरूर बनाओ। नहीं पहले तो साहब पोर्टल सरकार नहीं बनने देंगे, पोर्टल को सरकार नहीं बनने देंगे। ये तो पोर्टल भी जो जरूरत है उसके बनाओ। हर चीज में पोर्टल बनाओगे, पहचान पत्र पोर्टल और पहचान, ये फिर जो है ना बेरोजगारी इसी वास्ते ज्यादा फैलेगी आपकी। बुड्ढा साहब, मंजिलें मिले ना मिले ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। सितमगार तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। सितमगार तुमसे वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तुम जालिम कहां तक हो। जनाब मेरी भी यही तरजेब, एक इधर भी है, चाहता नहीं था, ये सुनाना पड़ेगा क्योंकि आप तो सिर्फ नजारों की बात करते हो। नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए मेरा तो कच्चा मकान है। हाँ, आधे घंटे के लिए समय बढ़ा। आसमान से ऊपर बादल हैं, मेरे को क्या पता था ये बादल मेरे कच्चे मकान पर ही बरसेंगे। सारी फितरत, ये कादियान साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है। आप चुप करोगे तो मैं चुप करूंगा। सारी नफरत, सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। आ गया था। इसमें ऐसा है जी, ये जो सारा हो रहा है ना जी, ये आपको वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी के दो ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मेरे हौसलों की चिंता ना करो। हाँ, चलो मैं बदल देता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों का मीनार है। मेरे हौसलों का वो मीनार है, चिंता मत करिए। आगे चलिए। तो विषय था फसलों के खराब, और अब पोर्टल पर ना बोलना, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आप उसका वो उत्तर से जुड़ा हुआ है मामला, उत्तर सुन लें। इसमें हमने क्या किया है, किसान सरकार बनाने तो फिर क्या हमारी जरूरत है? क्या नहीं, वो जिसको जरूरत है, जिसको चला लेंगे, क्या इनकी जरूरत है? बिठा रखे आपने, जिसकी जरूरत है, इनकी भी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है वो बता रहा हूं मैं। किसकी जरूरत है? किसी क्लर्क की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। पोर्टल जिसकी जरूरत है बता रहा हूं। सबसे पहले जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में हम उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो किसान के लिए उसका समय हमने 7 दिन कर दिया है कि अब 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा, किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है, उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा, और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 10%, एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। तो 6 लोगों के लिए में है, कोई नहीं, जितना लगेगा। हमको उसकी अथॉरिटी पर विश्वास है कि जब 6 लोग, उनका काम क्या है, यही काम है। पटवारियों का भी यही काम है, कानूनगो का भी यही है, और तहसीलदार का भी है, सबके काम है ये। अगर वो एक ही आदमी के ऊपर सब ठप्पा लगाते जाएंगे तो जहां गड़बड़ हो गई, ज्यादा हो गया तो ज्यादा चलते चलते आ जाएगा, और कम हो गया तो कम चलता चलता चला जाएगा। तो अभी तो जो ये है, इसमें एग्रीकल्चर का भी रोल बता रहा हूं। ये सब होने के बाद, डीसी के सारे के बाद, फिर फसल कटती है। उसके लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना रखा है। उसमें किसान कितनी फसल अपनी डालता है उस एकड़ के हिसाब से ही बताएगा, मेरी इस एकड़ में इतनी फसल हुई, इस एकड़ में इतनी हुई। और ये जो चारों का जो अनुमान या जो उनका एंट्रीज है, उस मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ भी मिलान होगा। ये कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने आप पोर्टल पर आएगा कि ये इतने डिफरेंस में सब हैं, और इसका गैप इतना ज्यादा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। जो लोएस्ट हाईएस्ट है उसका जरूर हम विचार करेंगे कि इसमें किसने क्या गड़बड़ की है। उसमें भी क्योंकि 6 जगह हुआ है तो 5 जगह में से किसका सबसे ज्यादा ऊपर है,
क्यों? इसके अंदर बहुत खेल हो रहे हैं। खेल ऐसे ऐसे हो रहे हैं, एक जिले की एक फसल का हमारे पास शिकायत आई कि खराबा हो गया। कई 3 साल पहले की बात है। उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा था और कोई फसल नहीं थी और कोई ये व्यवस्था नहीं थी। आ गया यहां अधिकारी ने उसको मान करके और उसका कुछ पैसा 18-19 करोड़ का मुआवजे का भेज दिया। और जब भेज करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा में यानी इशू करने से पहले उसमें मिलान होता था, ये उस समय उनको बताया था इशू तब करो जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसका क्या बोया हुआ था, कितनी बिक्री हुई। तो जहां जिस फसल के लिए मुआवजा लिया गया वहां वो फसल बोई ही नहीं थी, बोया कुछ और, नुकसान किसी और का दिखाया और दिखा करके मंजूर करा लिया। अल्टीमेटली उस समय व्यवस्था थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, अगर वो नहीं अथॉरिटी होता है उस पैसे को वापस मंगाएंगे। 11.5 करोड़ रुपया उसमें से वापस आया। तो ये चीजें हैं। अब इसमें कौन कहां गड़बड़ करता है, इनको चेक करने के लिए हमें व्यवस्थाएं तो खड़ी करनी पड़ेंगी। और ये व्यवस्थाएं अगर पारदर्शिता से हम स्वीकार करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमारे कपड़े फाड़ता रहेगा। इसलिए ये हमने सब इसकी व्यवस्था कर दी है। और जो गिरदावरी होती है, जब जनरल गिरदावरी होती है उस समय उस जनरल गिरदावरी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई। हाँ, जनरल गिरदावरी किसी फसल की टाइम के हिसाब से टाइम तय होता है, खत्म हो जाए, उसके बाद कोई अचानक विपत्ति आ जाए, ओला पड़ गया, बरसात हो गई, कुछ और नुकसान हो गया, फिर स्पेशल गिरदावरी कराई जाती है। और स्पेशल गिरदावरी का तो टाइम बाउंड होता है, 3 दिन में स्पेशल गिरदावरी जाकर के करो जहां नुकसान हुआ। वो डीसी की देखरेख में होती है ताकि उसका फिर नुकसान बाद का भी आंका जा सके। इसलिए और जो ये कहा जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दी अभी खराबे की, ये भी जहां से समाचार गलत है। कोई इंस्ट्रक्शन कभी जाती होंगी, हमने सुना है, बताया जाता था कि यहां 10% ज्यादा नहीं दिखाना, यहां 25 ज्यादा नहीं दिखाना, और ये इलाका है यहां 70 दिखा देना। ये इंस्ट्रक्शन जाती रही थी, अब एक भी नहीं जाएगी। कोई डीसी कह दे कि इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, उसका नाम लेकर के हमको बता देना, उसी दिन हिसाब किताब ले लेंगे उसका। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेजेंगे। नहीं, वो सारा अगर इस प्रोसेस में क्लियर हो चुका है, मैं क्या कह रहा हूं, जो इस प्रोसेस में क्लियर हो चुका है उसका तुरंत मिलेगा, और जो इस प्रोसेस में क्लियर नहीं हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। मैं बता रहा हूं, अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा, और नहीं तो आप कहां का बकाया है वो सारा हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी को सब बता दे लिख करके, एक एक का जवाब देंगे, एक एक का जवाब देंगे। विषय आता है स्वामित्व कि स्वामित्व से रावदान सिंह जी ने यह विषय उठाया, स्वामित्व से बड़े परेशान है लोग। देखिए, स्वामित्व ये हमने शुरू किया था 2017 में, और क्यों शुरू किया था, लाल डोरा गांव का जो होता है, डिमांड तो ये आती थी लाल डोरा बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? लाल डोरा में कोई नियम लागू नहीं होता, किसी को बेच दी, खरीद दी, उसका तो रेवेन्यू में भी उस मान्य नहीं है। सब कहा कि लाल डोरा में तो केवल पंचायत को अधिकार है, वो जो कुछ कह दे वो फाइनल है। लेकिन इसके कारण से झगड़े बहुत थे और कई तरह की मिसमैनेजमेंट इसके अंदर होती थी। हमें अल्टीमेटली कुछ लोगों ने विचार दिया कि लाल डोरा बढ़ाने के बजाय लाल डोरा खत्म कर दो। हमने उस विषय को समझा तो ध्यान में आया कि हाँ ठीक है, पहली बार पंचायत का ग्राम सभा के नाते जो कोई कह देगा कि इसकी जमीन है, इसकी है, इसका मालिक है, वो तो उसकी माननी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद उसकी रजिस्ट्रियां करा दो, मात्र 100 रुपए में हर एक की रजिस्ट्री कराई जा रही है। नहीं, कोई बंद नहीं हुई। मेरा कहना है अगर कहीं की बंद हुई है तो बता देना हमको। और जो कंप्लीट नहीं होंगी, केवल लाल डोरा के अंदर की बात है, लाल डोरा से बाहर नहीं, क्योंकि एक आबादी लाल डोरा से और फिरनी के बीच में भी है। नहीं, वो सारी अब जो एक बार सुनिए, जो एक बार हो चुकी है वो नहीं होगी फ्री। मैं क्या कह रहा हूं, जो एक बार हो चुकी वो तो आगे उसी रेवेन्यू का हिसाब है, उसी से होगी। पहले टाइम की जो रजिस्ट्री है वो 100 रुपए में है। और अगर मैं कह रहा हूं अगर कहीं की बंद है तो मैं उसकी जानकारी ले लूंगा, हमारे अधिकारी सुन रहे हैं। मैं आज ही कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम की रजिस्ट्री हमको इंश्योर करेंगे हम कि एक बार जितने लाल डोरा के अंदर की रजिस्ट्रियां हैं फर्स्ट टाइम करा लें, और जिन्होंने नहीं कराई उनको टाइम बाउंड भी करेंगे। हो सकता है कि वो फिर भी ना करा रहे हो, ठीक है जी, क्यों करानी, 100 रुपए भी क्यों देना, वो बंधन लगाएंगे कि इस टाइम के अंदर जो करा लेगा, इसके बाद फिर रेट पूरा कर देंगे। क्योंकि 100 रुपए तो इसलिए भी पहली बार करा रहा हो, पंचायत के कहने पर करा रहा है, लेकिन इसको अनएंडिंग नहीं रख सकते।
उसका टाइम बाउंड हो सकता है, इस टाइम बाउंड के आधार पर ही कहीं बंद कर दी हो, लेकिन एक मौका देने के लिए और हम करेंगे। और उसके लिए जहां जहां जिन गांवों में लाल डोरा के अंदर, क्योंकि उनकी ड्रोन मैपिंग सब गांव की हो चुकी है, हर एक का पता लग गया है कि ये प्लॉट इतना यहां से यहां तक इसका है, वो ड्रोन मैपिंग के आधार पर ही उसकी रजिस्ट्री होनी है। वो जहां नहीं बंद है, जहां उसको खुलवाएंगे और एक मौका देंगे। कई जगह फैमिली डिस्प्यूट है जी आपस के अंदर। हाँ। फैमिली डिस्प्यूट के कारण वो करा नहीं पा रहे। नहीं, अगर फैमिली डिस्प्यूट होगा उसकी भी कोई प्लानिंग बनाएंगे हम, कोई वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई पॉलिसी बनाएंगे, या तो उस फैमिली का डिस्प्यूटेड रजिस्ट्री करके और उसको जमा करा देंगे कोर्ट में या कहीं भी, जब फैसला होगा जिसकी होगी ले जाएगा कोई। मैं कह रहा हूं एसेट डिस्प्यूट भी ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्रीवेंसेस है तो उस ग्रीवेंसेस के लिए, ऐसा मैं बता रहा हूं मलिक साहब, अगर ऐसी कोई ग्रीवेंसेस होंगे तो स्पेशल इन प्रकार की ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है? हम क्या करेंगे मालूम है? हम एक और पोर्टल बना देंगे। देखिए, जानकारियां तो लेनी है वहां से, अब कर देंगे। तो आगे कुल मिलाकर ये लाल डोरा की व्यवस्था खत्म करने, स्वामित्व की योजना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं पूरे हाउस को कि हमारे शुरू करने के बाद पहला प्रदेश हरियाणा ही था, और ये हमने यहां शुरू किया था, किसी को ध्यान नहीं था। बाद में प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा स्पेशली क्या है, जब उनको सारा बताया, उन्होंने अपने अधिकारियों से चर्चा की और अंतर्गत आज 8 प्रदेशों में स्वामित्व योजना ये सारू चालू हो गई और सब जगह ड्रोन मैपिंग हो रही है। ये जमीनों के झगड़े बहुत हैं और इन झगड़ों को हल करने के लिए जब तक हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे तब तक ये चीजें हल होने वाली नहीं है। आज भी 50-50 साल 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ते हैं, किताब वो गल जाते हैं, किताबें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो इसलिए उस सारे को डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है, इस पर हम सारा काम कर रहे हैं। विषय था केएमपी। केएमपी को ये क्या है? ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या क्या है? हाँ, हमारा कहना कि देखिए, ना तो ये नेशनल हाईवे है, ना ये स्टेट हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे अलग एक कैटेगरी, ये केवल हमारी यहां नहीं है, ये नेशनल हाईवे ने भी एक्सप्रेस वे बनाए हैं। और एक्सप्रेस वे का जो नियम है वो लागू नहीं होता कि सड़क के साथ साथ सारी जमीन का रेट ज्यादा होगा। इस एक्सप्रेस वे में लिमिटेड एग्जिट पॉइंट होते हैं, तो जो एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट है, उसके दायरे में तो रेट बढ़ता है, लेकिन पूरी रोड पर जहां ना सड़क से उतर सकते, ना सड़क पर चढ़ सकते, तो वहां इसका कोई अंतर नहीं होता, वहां रेट्स वही रहते हैं। क्योंकि अब हाईवेज का, नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का वो नियम है, लेकिन एक्सप्रेस वे का नहीं है। नहीं, इस बात का नहीं है सवाल, इस बात का है वहाँ किसान बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आपने कह दिया स्टेट हाईवे नहीं है, ये एक्सप्रेस वे नहीं है, न ये नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, और आप उनको अश्योरेंस दिया भी हम स्टेट हाईवे डिक्लेयर करेंगे इसको। नहीं, किसी नहीं। इन द सेंस जो कंपनसेशन है वो स्टेट हाईवे में 1.5 गुना देना पड़ता है, नेशनल हाईवे में 2 गुना देना पड़ता है कलेक्टर रेट से, ठीक है। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं उस एरिया की, तो रजिस्ट्रार जो है वो 2 गुना कलेक्टर रेट से 2 गुनी फीस ले रहा है। लेते वक्त तो डबल ले रहे हैं, देते वक्त दे नहीं रहे। डबल क्या नहीं दे रहे? कलेक्टर रेट पे होती है रजिस्ट्री, और लेते हुए क्या ले रहे हैं? लेते हुए क्या ले रहे हैं हम? डबल ले रहे हैं। क्या चीज का? फीस? नहीं, कोई फीस नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको सबूत दूंगा। मैं कहता हूं जो 7% मैं आपको सबूत दूंगा इस बात का, ठीक है, तहसीलदार का सबूत दूंगा। हाँ, तो उनको यही तो तकलीफ है ना, हम डबल दे रहे हैं रजिस्ट्री के, कह रहा हूं कि हमारे डबल मिल नहीं रहा। देखिए, जहां तो कलेक्ट्रेट बढ़ गया है, जहां कलेक्ट्रेट बढ़ गया है वहां तो जो कलेक्ट्रेट है उसी के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी बढ़ती है। अगर मानो कोई मन में ये बैठे हो कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मेरा कलेक्ट्रेट 20 लाख था, आज वहां 40 लाख कर दिया। नहीं, ये नहीं है सवाल। सवाल ये मैं कह रहा हूँ, जो भी कलेक्ट्रेट है अगर वो नेशनल हाईवे के साथ है तो आपकी एक्वायर होती है उस एरिया में, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में उसको कलेक्टर रेट से डबल दिया जाता है। नहीं, वो तो जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उसकी बात है। 1.5 गुना। मैं तो कह रहा हूं वो तो सब जगह ही है। एक्सप्रेस वे की तो मैं कह रहा हूँ, उस पर जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, मान लो कोई बेच रहा है जमीन, मैं बेच रहा हूँ और आप दे रहे,
तो उस पे कलेक्ट्रेट से डबल जो है रजिस्ट्री का आप ये कोई शिकायत किसी से करा दो, दे दूंगा। अगर दे दिया तो फिर सबको दोगे ना? जब शिकायत होगी तो क्या बात है? देखिए, आप जिम्मेवारी के हिसाब से बात करेंगे। ऐसे मैं आपको सबूत दूं, आप सबूत दोगे तो मैं जिसको भी यही तो तकलीफ है, जब भी तो बैठे इनके हल्के के हैं, बेरी हल्के के हैं। कोई गलती की, बेरी हल्के में कहा आ गया? बेरी हल्का कहाँ एक्सप्रेस वे आ गया? एक्सप्रेस वे तो केएमपी के साथ की बात हो रही है, बेरी हल्का नहीं है वहां कहीं भी। कहां? अच्छा, बेरी हल्के के भी आते की जमीन दुलेड़ा है, दामोदा है, खरगोदा, ये जो आप बना रहे हो रेलवे के लिए, उसको एक्वायर करो। ऑर्बिटल रेलवे, हाँ, उसके लिए बात करो। उसके लिए जो एक्वायर कर रहे हैं, नियम ये है, एक्वायर कर रहे हैं, नियम ये है, वो कलेक्टर रेट दे रहे हैं उनको। अच्छा, कलेक्टर रेट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना भाई, आप बैठे तो सही, मैं बता रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से, जिस प्रोपोर्शन के हिसाब से कलेक्ट्रेट बढ़ा करके, मेरी बात सुनिए, कलेक्ट्रेट बढ़ा करके मुआवजा दिया जाता है, तो जिस रेशो से कलेक्ट्रेट बढ़ा करके मुआवजा देते हैं, उसी रेट से, उसी रेशो से उसका स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अगर कहीं कलेक्ट्रेट बढ़ा करके मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है तो वहां स्टैंप ड्यूटी नहीं होगी। फिर भी इसमें अगर कोई और शिकायत होगी तो मैं इसकी इंक्वायरी करा दूंगा। ठीक, मैं इंक्वायरी करा दूंगा, बैठिए। लेकिन एक बात इसमें है, अब चूंकि वो सारा घोषित हो चुका है, और एक जानकारी और, अरे हो चुका है, सुनिए, क्योंकि ये रेलवे एक्ट के अंतर्गत ये जमीन एक्वायर की गई है, ये हमारा जो रेगुलर जो एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं है। रेलवे एक्ट में ये रेलवे का क्योंकि काम है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, हमारा उसमें शेयर जरूर है, लेकिन रेलवे एक्ट में ही जमीन की गई एक्वायर। अब उसके अंदर कुछ लोगों से हमने बात सुनी है, आए थे, मिलके गए हैं, मेरे पास भी रमेश दलाल कुछ लोगों को लेकर के आए थे, तो मैंने भी उनकी बात सुनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने भी सुनी है। अंततः तो हमने सुझाव दिया कि अगर कहीं मान लो बढ़ाने की गुंजाइश है, क्योंकि कई बार कलेक्ट्रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, बहुत पुराने हैं, अगर नहीं बढ़ा पाए हैं और उसका जेन्युइन लगता है कि हाँ मार्केट ज्यादा है, तो उसका एक रास्ता है और वो कानून सम्मत है। वो रास्ता ये है, वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में एक पक्ष सरकार का भी होता है, तो सरकार की ओर से हम कहेंगे हाँ इसका रेट ज्यादा है और इसमें आर्बिट्रेशन के हिसाब से इसका रेट जो है बढ़ा दिया जाए, ये काम हम करेंगे। लेकिन सरकार उसको बढ़ा नहीं पाएगी, वो कानूनी नियम है, उसका नियम के अनुसार आर्बिट्रेशन में बढ़ सकता है, वो उसकी मदद हम करेंगे। नहीं, फिर वो तो एक ही बात है, आर्बिट्रेशन में जाए या कोर्ट में जाए, हमारे अधिकार में वो बात नहीं है। नहीं, वो तो जब दोनों राजी हो जाएंगे तो फिर कोई लॉन्ग टाइम नहीं। मैं बता रहा हूं, उसका एक नियम है, उस नियम के हिसाब से चलेंगे। चलिए आगे है शिक्षा का मामला। शिक्षा में टैब वापस लेने की बात, ये बात ठीक है कि एक अधिकारी ने, और वो टैब वापस लेने का एक सर्कुलर निकाला था, हमें जब पता लगा तुरंत हमने कहा उसको वापस ले लिया, और वापस ले लिया। उसने भी गलतफहमी पूछताछ क्यों, तो उन्होंने कहा कि एक जगह ये लिखा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये स्कूलों की प्रॉपर्टी है। ये बात ठीक है कि वो प्रॉपर्टी स्कूलों की है, और बच्चा जब तक स्कूल में पढ़ता है उस समय तक उसका उपयोग करेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के समय उसको वापस जमा कराना होगा। तो हमने उससे कहा है कि इतना जल्दी लेने की क्या जरूरत है आपको, उसको एग्जाम देना है, एग्जाम दे करके बाद में उसी स्कूल में अगर वो पढ़ने वाला है तो उसको एसएलसी लेनी ही नहीं है, बाद में यूज करेगा। हाँ, यदि वो स्कूल 10वीं का है, 10वीं के बाद परीक्षा हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब उससे वापस मांग लो, उसका डॉक्यूमेंट उसके बाद दो, क्योंकि ये 4 साल में रोटेशन में उन्हीं स्कूलों में वो काम आने हैं। तो इसलिए मैंने क्लियरली किया कि जो गलती हुई उसको वापस कर दिया, और वो अब वहीं रहेंगे। उनको एसएलसी लेने से पहले कोई भी वापसी नहीं होगी। उसके सॉफ्टवेयर की दिक्कत जरूर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पैल्स सॉफ्टवेयर है, और क्योंकि नई विधा है, उसमें जो कंपनियां हैं धीरे धीरे नई आ रही हैं, तो बहुत कम कंपनियां थी। पैल का जो उससे पहला टेंडर हमने किया तो 10 सब्जेक्ट्स का किया था। उस 10 सब्जेक्ट्स के टेंडर में एक लेने वाली जो पार्टी आई थी, उसने 140 करोड़ रुपया कोट किया। जब हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोबारा टेंडर किया, तो उस दोबारा टेंडर में सिर्फ वो चीज 7 करोड़ रुपए में मिली। तो डिले होता है, लेकिन आज भी 10 सब्जेक्ट और हैं जो अभी टेंडर होकर के भी उस पैल का सॉफ्टवेयर हमको लेना है। जितना जल्दी होगा, नई विधाएं होती हैं, इसमें टाइम लगता है, इसमें हमारे हाथ में ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगले 10 सब्जेक्ट का भी टेंडर करेंगे और जल्दी ले लेंगे। एक था सीईटी
हर साल होना चाहिए, ठीक है, हर साल होगा। 4 साल में एक बार हुआ, पहली बार हुआ है तो पहली बार तो आज तक नहीं हुआ, तो कितने सालों में पहली बार हुआ है। इसलिए सीईटी हर साल ग्रुप सी का और डी का, अभी तक हमारी योजना ये थी कि इसको अलग अलग समय में करेंगे ताकि जो सी में सिलेक्ट हो जाएं बाद में उनको सबको डी की भर्ती में भी मौका मिल जाएगा। अभी एक नई योजना हमने आपस में बैठ के जो विचार की है, और जरा एजी साहब से या एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हम उसको साल में एक ही बार करेंगे, सी और डी दोनों का मिला के करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर उसका होगा वो डी के बराबर अर्थात 10वीं का इक्विवेलेंट वो होगा, लेकिन उसमें 2 ग्रुप रहेंगे और जो सी वाले जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको एक अलग से 20 या 25 क्वेश्चन का एक एडिशनल पेपर मिलेगा। उनके सेंटर्स अलग होंगे, उनके सेंटर्स अलग होंगे और इनको एडिशनल पेपर सॉल्व करने के लिए समय आधा घंटा ज्यादा दिया जाएगा। मानो वो 2 घंटे का तो उनको 2.5 घंटे मिलेगा, वो 2.5 घंटे का तो उनको 3 घंटे मिल जाएगा, ताकि उसी समय एक एडिशनल पेपर भी ग्रुप सी का अलग हो जाए। बेसिक पेपर 10वीं वाला वो सबका एक रहेगा, बाद में उसी हिसाब से जैसे पहले चल रहा है, सी का एक एग्जाम चूंकि और होना होता है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, डी का बाद में कोई एग्जाम नहीं होगा। सी की सिलेक्शन के बाद जो उसमें हायर मेरिट वाले होंगे उनको डी की नौकरी ऑटोमेटिकली उसमें से दे दी जाएगी। तो ये अगले साल के लिए मैं जरूर घोषणा की है, लेकिन इसमें टेक्निकल बातें एक बार इंश्योर करके तब इसको फाइनल करेंगे। 24 घंटे बिजली, एम्स का तो हमारे हाथ में नहीं कुछ भी। नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। महामहिम ने कहा है, मैंने कह दिया। देखिए, उन सारी बातों का जवाब आज नहीं देना मैंने जो उसमें से इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि महत्व की बातें हैं इनको दिया जाए, एक एक चीज का, एक एक विषय का। और कुछ बातें आज, अरे भैया कुछ बातें आज होंगी, कुछ कल होंगी, कुछ सेशन तो अभी और 4 दिन, लेकिन अभी आज में, और फिर अभी तो मैं बोल रहा हूं, क्या मतलब बोल ही देता। इतनी जल्दी क्या बढ़ी आपको, इतनी जल्दी क्या बढ़ी है? थोड़ा धैर्य से सुनो, तो धैर्य से सुनो, बहुत विषय हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने विषय मैं बता सकता हूं उसमें अधिकतम बताने के लिए, हुड्डा साहब तो घड़ी देख रहे हैं कि फ्लाइट तो नहीं है, कोई फ्लाइट तो नहीं जाने वाली, मैं पढ़ूंगा। मुझे तो ये है कि कल का बजट भी लंबा हो रहा है और आप लोगों ने फ्लाइट पकड़नी है। मुझे पता है कि आपने जाना कहां, रायपुर? नहीं, आपकी फ्लाइट है 3 बजे की, मुझे पता है। 2 तो नहीं ना? अभी रोक रहे हैं, कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा 10-15 मिनट आगे पीछे। चलिए अब इसमें 24 घंटे बिजली वाली जो बात है, मैं बड़े गर्व से इस बात की घोषणा मैं कर रहा हूं कि मेरा गांव जगमग गांव के अंतर्गत या बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं होती थी, लाइन लॉसेस बहुत थे। हमने बहुत आग्रहपूर्वक से शुरू किया, उसके बड़े हमें ताने भी सहने पड़े, लेकिन हमको उसका लाभ हुआ है। पूरे प्रदेश में आज जो गांव है, पंचायतें नहीं गांव, 7,255 गांव हैं, जिसमें से 5,694 गांव में नहीं, कोई स्कीम नहीं, आपकी कभी कोई स्कीम नहीं रही कि जो आपने कभी 24 घंटे के लिए किया हो। मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल ये था कि गांव जो सारा बिल देगा 24 घंटे बिजली मिलेगी, हमारे समय बिल्कुल स्कीम थी, नाम आपने बदल दिया, वो ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूं, 2014 का एक आंकड़ा, 2014 का एक आंकड़ा निकाल के बताऊंगा कि उस समय 24 घंटे वो स्कीम तो जो लागू करा सको वो स्कीम है, जो अब लागू ही ना करा सको तो उसकी स्कीम का क्या फायदा है? मैं वही बोला, वो निकालेंगे गांव, वो निकाल के बताएंगे। तो इसलिए अब 24 घंटे की, हाँ कुछ छोटी मोटी दिखते हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ट्रिपिंग की, कहीं ओवरलोड की, कहीं लाइट की थोड़ी कमी होती है उस समय भी। तो इन सारी बातों को लेकर के वो शिकायत कहीं कहीं आ सकती है किसी गांव में, अन्यथा हमने 78% गांव में और बिजली ये पूरी कर दी है। एक विषय अभी आज, वैसे तो विषय समाप्ति होना चाहिए, दलाल साहब ने ठीक अपना सारा जवाब दिया। उसमें जो कॉलिंग अटेंशन था 4th मंजिल वाला, तो उसमें जैसे घोषणा की है कि एक उसकी हमने कमेटी बना दी है, बहुत जल्दी उसका ले लिया जाएगा। उनको कहेंगे कि बहुत जल्दी उसका, क्योंकि लोगों से बात करनी पड़ेगी,
वो जो एसोसिएशंस हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, क्योंकि बहुत लंबे से ये डिमांड के आधारित पर कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी, और ये भी हो सकता है कि इसको किसी किसी एरिया में बंद किया जाए, किसी किसी एरिया में चालू किया जाए। इस कमेटी के सिफारिशों के बाद उसका निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात आपको तो जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए विश्वास दिलाने में भी हमें थोड़ा कठिनाई आ रही थी। आपने कहा कि इसमें तब तक इसको एबियंस में ले आओ, बत्रा जी ने कहा, तो मुझे भी लगता है कि हम आज ये घोषणा करते हैं, इसके बाद नया कोई नक्शा या नई एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक इसका हम कोई फैसला नहीं कर लेते। ठीक है, तरह की समिति ये फैसला लेने से पहले हो जाती तो और अच्छा होता। चलो, अरे भाई ये फैसला तो अब सरकार ने लेना है, सरकार ने ले लिया कि एबियंस में है, अभी कोई बंद थोड़ी कर दिया। एबियंस का मतलब होता है जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक नहीं करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हो सकता है किस जगह करना पड़े, किस जगह ना करना पड़े, हो सकता है सारा बंद करना पड़े, या हो सकता है सारा चालू रखना पड़े। नो कमिटमेंट, जो सिफारिश आएगी फिर भी डिपार्टमेंट सोचेंगे बैठ करके उसका। देखिए बहुत बड़ा एक विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। कुछ लोग आज इसकी फेवर में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, तो इसका कोई ना कोई ऐसा जो जनहित का फैसला होगा वही कराएंगे। इसको थोड़ा टाइम बाउंड कर दें तो ज्यादा अच्छा। नहीं, टाइम बाउंड तो हो ही गया कि अब जब तक नहीं फैसला होता, कई साल तक जैसे मैं कहता हूं तब तक सारे बंद हो गए ना। ठीक है, आपके लिए तो ठीक, आपके लिए तो वो हो ही गया कि भी ठीक, जब तक फैसला नहीं होता तब तक बंद है। ठीक है बस, तो हम तो चाहेंगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो, ठीक, तो कमेटी हम ऐसी बनाएंगे जो जल्दी से इस पर काम करें। ठीक। हाँ जी, इसका चुनाव से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। नहीं, इसका चुनाव से संबंध ही नहीं है। टाइम बाउंड तो हो गया, टाइम बाउंड हो गया कि जब तक वो कोई नया फैसला नहीं होता तब तक ये बंद रहेगा, तो ये तो हो ही गया, ये तो फैसला हो ही गया। अब इसमें हम हो सकता है कि 15 दिन बाद हो जाए, हो सकता है इसमें 5 साल लगाते हैं हम। आपको क्या दिक्कत है उसमें? वो तो जिनके बंद करने की मंशा थी वो तो हल हो ही गया ना। ठीक है, अब मैं अपने उस विषय पर आता हूं जिसका मुझे जुनून है, जिसका मुझे जुनून है। जुनून यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत मेरे पास सुझाव आते हैं। कभी मैं घबराया नहीं, डरा नहीं कि इसको खत्म करना ही करना है भ्रष्टाचार को। और भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाए, उतना भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं वही कह रहा हूं। तो हम जो पोर्टल चला रहे हैं, उस पोर्टल में ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम, इसको हमने महत्व दिया, शुरू से दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम ये नहीं कह रहा कि वो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं कि हमें उसका उत्साह मिल रहा है और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितने बेनिफिशियरीज हैं अब सब उनके घर में, यानी उनके खाते में पैसा जाता है। चाहे वो बेटियों का कोई अनुदान हो, चाहे वो किसान का पैसा उसकी प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे किसी का वजीफा हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सारी चीजें अब किसी के हाथ में नहीं जाती, सीधे उसके खाते में जाती हैं। अब उसके खाते में से कोई निकाल करके वो किसी को बांट दे तो उसमें हमारा कोई बस नहीं, वो कुछ भी करे, वो उसका मालिक है। लेकिन अब सीधा जाता है। और मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 3 साल से जब से डीबीटी हमने करना शुरू किया है, घोस्ट बेनिफिशरीज लाखों कम हुए हैं। 1150 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई है, 1150 करोड़ रुपया, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के कारण से। क्योंकि बीच में फर्जी चीजें थी जिसका कोई पता नहीं लगता था, यहां से पैसा निकल के वापस आना नहीं आना भगवान जाने। लेकिन अब बैंक में है, अगर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो वापस आएगा। जैसे मैंने एक पहले उदाहरण बताया, 11.5 करोड़ वापस आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस खाते में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, रुक गया, कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई तो वापस आएगा। इसलिए हमारे लिए तो एक चौकीदारे का काम ये सब कर रहे हैं। और इसके नाते से हमने जितने भी पोर्टल जो बनाए हैं, 100 से अधिक ऐपर पोर्टल बनाए हैं। ये पोर्टल का कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से सीधे उनके खाते में जाता है। जो कट रही है वही पोर्टल से कारण से कट रही है। और क्यों कट रही है, कल इसका मैंने जवाब दे दिया है। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जिसकी
सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, जो पेंशनधारी है, और 11 सालों से हम उस पर कोई कर नहीं रहे। मैं कहता हूं जो चीजें कल भी मैंने बताया, जो कमियां उसको हम दूर करेंगे, लेकिन पोर्टल बंद करेंगे, ये आप लोग सपने लेना बंद कर दो, ये बंद कर दें। हां, इस चीज में आप लोगों को मैं तो कह रहा हूं, इसमें जरूर आपको जो परिणाम निकलेंगे, उसमें जैसे हमने इतने सारे विषय और कर दिए हैं, जिसका आज सिस्टम बदलने के बाद कितना उसका, पहले तो हर सिस्टम के बारे में आपने कहा ये गलत है, पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, आपने कहा गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। मैं कहता हूं मेरे हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा। चुप कराओ, ये समय तो बढ़ाना पड़ेगा जी, आधा घंटा बढ़ा, बीच में खत्म हो जाएगा तो खत्म कर देंगे। कंक्लूड करता हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पोर्टल का कमाल है कि किसानों की अपनी जमीन की फर्द एक क्लिक से उनको फर्द मिल जाती है, अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये फर्द का कमाल है। फर्द का ही कमाल है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कि कोई व्यक्ति कहीं का भी देश में कहीं भी राशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। कालका का यानी केरल का आदमी हरियाणा में ले सकता है, हरियाणा का आदमी आसाम में ले सकता है, कहीं का आदमी कहीं। ये सब पोर्टल का कमाल है। तो इसलिए इस ऑनलाइन के माध्यम से हमने जितने भी काम किए हैं, इनको सबको करने के बाद हमने गरीबों को उनके खातों के साथ खजाना जोड़ दिया है। अब खजाना है या गरीब का खाता है, बीच में कोई नहीं है। और ये जो बिचौलिए, जो बीच में सफेद कपड़ी है, धौल कपड़ी है, मैं तो कह रहा हूं, ये जो बेरोजगार जो हुए हैं, जिसका आप डंका बजाते रहते हो, वो बेरोजगार इनके सिरचर बोल रही है। इसलिए ये जो जनून है, इस जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी शाह समुद्र से नूर निकलेगा, ऐसा मेरा दावा है। विषय तो मित्रों बहुत हैं, लेकिन फिर भी अब आपका बार बार ये कहना है, तो मैं इसको अपनी इस अपनी बात के साथ समाप्त करता हूं कि हम लोग जमाने के हिसाब से चलें। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं, जो आपका शुभ होता है देख चिंतित होते जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित ना हो, शुभ रहो, शुभ चिंतक बनो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के ऊपर अपने चर्चा का जो हुई उसका उत्तर देते हुए मैं स्पीकर साहब के माध्यम से सदन को निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को, जो धन्यवाद प्रस्ताव है राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर, इसको सर्वसम्मति से पारित कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है। देखिए, राज्यपाल जी का प्रस्ताव है, मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, राज्यपाल बहुत काबिल आदमी है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी मैं दाद देता हूं, झूठ दब के बुलवाया उनसे, झूठा। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने 20 फरवरी 2023 को 11 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान तृतीय किस्त नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान तीसरी किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, गवर्नर एड्रेस और बजट की कॉपी तो कम